जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल में। और आज जो है कि रेलवे का ये सेट जो है 3 सेट है जो कि 3250 टीसीएस द्वारा प्रश्न पूछा गया है। उन सारे प्रश्न जो कि टफेस्ट प्रश्न है जो कि सभी स्टूडेंट से कहीं ना कहीं फंसी जाता है। अधिकांश स्टूडेंट से नहीं बनता है, सिर्फ वही स्टूडेंट बनाते हैं जो कि पढ़ाई पर नियमित रूप से जारी रखते हैं। तो आपको आज के क्लास में मैं वो क्लास दिखाऊंगा जो कि आपका रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इन सारे तमाम एग्जाम जो हुए हैं पिछले साल उन सभी प्रश्नों को आप लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से। जी हाँ दोस्तों, आप सही जगह आ गए हैं। जिन लोगों को मैथ से डर लगता है, याद रखेंगे आज उनका भूत उतर जाएगा और भूत उतर जाएगा फिर वो अच्छे स्वास्थ्य का लाइफ जिएंगे। तो देखिए, देर न करते हुए आपको क्लास पर लेकर चलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रहा और बिल्कुल विनम्रता के साथ हम्बल बन के एकदम सावधानी से मैं आपको हल करूंगा और आपके आंसर भी मैं सेट कर रखूंगा। उन विद्यार्थियों को जो मैथ बिल्कुल पढ़ाई करना छोड़ चुके थे किसी कारणवश, फिर से पुनः कोशिश जारी करना चाह रहे हैं, वो ITI की तैयारी कर रखे हैं, वो 12th पास कर रखे हैं और वो रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यह वीडियो पसंद है तो ही लाइक करिएगा, बात को समझ लीजिए। चलिए तो प्रश्न पे जाते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, तथा इसकी ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? बात को समझेंगे। सबसे पहले आपको हम फिगर के साथ समझाएंगे कि क्या प्रश्न कह रहा है। यह एक जो है आपका एक शंकु है, बात को समझेंगे। जो चीज दिखाई नहीं देता उसको हम हिडन लाइन से करते हैं, ठीक है। एक शंकु, ये पीछे की भाग है। यह जो होता है दोस्तों, इसकी हाइट होता है शंकु का, बात को समझेंगे। और यह जो होता है यह आपका त्रिज्या होता है। सभी बात समझाएंगे, आप बस क्लास पे बने रहेंगे। ये O मान लेंगे, ये A मान लेंगे और ये B मान लेंगे। सबको में 3 ही चीज़ होता है, 3 से 4 चीज़, ठीक है। ये जो है आपका ये R है, बात को समझेंगे। यह जो है आपका ये तिर्यक ऊंचाई है, लिख लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी को समझ में नहीं है वो जरूर लिख लेंगे। तिर्यक ऊंचाई है जिसे हम L से डिनोट करते हैं। और यह जो है आपका यह हाइट है, एज है, यहाँ से यहाँ तक। बात समझ गए। यही आपका फिगर का जितने भी शंकु का प्रश्न रहेगा यही आपका सवाल रहेगा। और ये आधार का क्षेत्रफल है, यह जो है आधार का क्षेत्रफल है। प्रश्न में यही दे रखा है कि इसका जो क्षेत्रफल जो है, यानी कि आपसे एक बर्थडे वाला टोपी लेंगे, कोन लेंगे, ठीक है। उसका जो नीचे वाला रहता है वो क्या रहता है, एक सर्किल रहता है, यानी कि गोला रहता है, इस तरीके का रहता है। इसका अगर हम निकालेंगे तो ये इसका रेडियस निकाल कर उसके बाद हम यहाँ से आर्क मार देंगे तो गोल घूमेगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से कुछ फिगर बन रहेगा, ठीक है। तो यह जो आधार का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, यह क्या दे रखा है, 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल यानी कि इसका वृत्त का जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये स्क्वायर का हम कभी भी सवाल बनाते हैं, समझाते हैं, इग्नोर करके तो चलते हैं कि ये इसको आप नहीं लेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, चाहे कुछ भी हो, बाद में उसको लेंगे। अगर जो आपको सिर्फ लंबाई कुछ है तो मीटर या सेंटीमीटर में से डिनोट करेंगे। क्षेत्रफल कुछ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जिस चीज़ में प्रश्न रहेगा उस चीज़ में स्क्वायर कर देंगे। और आयतन जो होता है वो क्यूब में होता है, यानी कि मीटर क्यूब या सेंटर क्यूब में होता है। ये सब अभी चीज़ नहीं लिखेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है πr स्क्वायर होता है, तो 154 है, ठीक है। पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 और यहाँ r स्क्वायर है बराबर 154। 22 से काटेंगे तो 7 दान में कट जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 और यही जगह 7 × 7, यानी कि r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49। तो r बराबर √49 हो जाएगा। तो 49 का वैल्यू जो होगा ये आपका 7 हो जाएगा। r का जो वैल्यू आया वो 7 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर में आएगा। बात को समझेंगे, ठीक है। बात को समझेंगे। प्रश्न जो आपका पूछा है, कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसको आप नोट कर लेंगे कि वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr/l होता है। तो देखिए पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है और r के मान जो होता है वो 7 होता है। और l का मान आप नहीं निकाले हैं। बात को समझेंगे दोस्तों, l का मान नहीं सवाल में दिया है और नहीं हम लोग निकाले हैं। r का जो वैल्यू आ गया वह जो आ गया, r का जो वैल्यू आ गया वो 7 आ गया। और l का वैल्यू हमको निकालना है। एज का वैल्यू जो है कि किताब में क्वेश्चन में दे रखा है, एज का वैल्यू जो है 14 सेंटीमीटर है। तो यह जो है 14 है।
तो यानी कि यह 7 है, यह 14 है, तो एल का वैल्यू का बराबर होता है, एल का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट जो हो जाएगा आर का स्क्वायर जो एच का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर यानी कि 7 के स्क्वायर अजूर 14 का स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर 7 है 49, 14 के स्क्वायर 196, इसको जोड़ेंगे तो और यहाँ 245 हो जाएगा, 245 जो कि अंडर रूट में रूट अंडर में आ गया दोस्तों, तो रूट अंडर में आ गया, तो यहाँ घबराना नहीं है, आप ऑप्शन में भी देख लीजिए रूट दिया हुआ है। बात क्लियर हो गया आपका, कोई तो एक ही ऑप्शन में होगा ना, तो इसको हम टूर लेंगे। और ये जो है रूट 245 है, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, इसका वैल्यू जो परफेक्ट जो है कि क्या बोलते हैं कि परफेक्ट इसका रूट नहीं है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे 245, तो इसे 5 से करेंगे तो 5 का 20, 4 और 5 5 9 45, 7 और 7 यानी कि 7 गुने 7 गुने 5 है ना, ये पेयर बन गया, तो ये 7 बाहर आ जाएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा, यानी कि 7 रूट 5 आ गया। एल का वैल्यू जो आ गया 7 रूट 5 आ गया। अब यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 7 रूट 5, 7 से 7 कट जाएगा, अब 22 से 7 154 हो जाएगा, और रूट 5 154 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जब आप आंसर में देखेंगे तो 154 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो यह जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, इससे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिए होंगे। आपको जब भी इस तरीके का प्रश्न रहेगा, या तो आपको आयतन पूछ देगा, या तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ देगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, या तो आयतन, या तो आपका यही पूछ देगा, क्या पूछा था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, शंकु में यही होता है, इसके अलावा कुछ है नहीं। 2 प्रश्न से रिलेटेड रहेगा जो कि पिछले क्लास में बताए हैं, जब भी प्रश्न मिलेगा हम आपको सॉल्व करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सॉल्व पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर जो क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेहनत करते हैं दोस्तों, इस बात को समझेंगे, और कहीं भी अगर डाउट रहा तो उसके लिए हम आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं डाउट दूर करेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड, प्रश्न जो आपका है, प्रश्न को पढ़ेंगे, यदि x + y = 3 और x y = 2, x × y = 2, तो x³ - y³ का मान क्या होगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आपको जो निकलना है x³ - y³ का वैल्यू निकलना है, तो आपको पता होना चाहिए कि x³ और -y³ का मान क्या होता है। तो x³ - y³ का मान जो होता है x - y, और उसके बाद में जो होता है x² + y² + xy होता है। तो आपको क्या दिया है वो भी लिख लेंगे, x + y बराबर जो दिया है वो 3 दिया है, और xy बराबर जो दिया है वो क्या दिया है, वह जो दिया है आपका 2 दिया है ना। तो सबसे पहले बात है x - y को निकालना होगा। इस बात को तो आपको समझ में आ रहा होगा कि x - y कैसे निकलेगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, बात को समझेंगे। इधर हम निकालते हैं, ये इधर हम निकालेंगे तो इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको सबसे पहले x + y का होल स्क्वायर भी पता होना चाहिए कि x + y का होल स्क्वायर x² + y² + 2xy होता है। तो x + y का वैल्यू जो है 3 दे रखा था, 3 का स्क्वायर कर देंगे और बराबर x² + y² अब प्लस 2xy, xy का वैल्यू जो है 2 दिया है, यहाँ 2 रख लेंगे तो 2 दूनी की है 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 की 9 और 9 इधर ये आएगा तो 4 हो जाएगा, या प्लस में इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। और x² + y² का वैल्यू कितना गया 5 है, इसका वैल्यू जो हो गया 5 आ गया। इस बात को समझेंगे, इसका बहुत काम है दोस्तों। और x - y का होल स्क्वायर निकालिए आप लोग, तो x - y का होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो होगा x² + y² -2xy, जबकि x + y का जो x² + y² का वैल्यू जो है 5 दे रखा है, -2, और xy का वैल्यू जो है 2 दे रखा है, जिसमें 2 यहाँ रखेंगे तो 2 की ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। क्या जो वैल्यू है x - y का होल स्क्वायर जा रहा है, तो x - y का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, x - y बराबर √1 हो जाएगा। तो इसलिए x - y बराबर जो है 1। बिल्कुल डिटेल में समझाते जा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, आप तेज़ी से बना सके बाद में। लेकिन सीखते समय में अगर हम तेज़ी से आपको सिखा देंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, मैं सिखाने भी नहीं पाऊंगा। मैं तो बना दूंगा, मैं तो क्वेश्चन देखूंगा तुरंत बना दूंगा, ट्रिक द्वारा भी बना दूंगा, लेकिन उसका क्या फ़ायदा होगा जब आप समझ में नहीं आएगा। आपको हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आप किसी को पढ़ा सकें। पढ़ने का मतलब मेन उद्देश्य ये होता है कि आप सीखें क्या, जो कि दूसरे को नहीं सिखा सकें। आप इस तरीके से सीखिए कि कोई बच्चे आपके घर में 9th 10th या जो है 9th 10th का स्पेशल सवाल है, और अभी जो पिछले सवाल जो पढ़ा है मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति का जो संपूर्ण से रिलेटेड था वो 9 और 10 में है। तो इस बात को आप इतने बढ़िया से पढ़िए, इतने सोल्यूशन दिमाग में सेट रखिए कि आप किसी को पढ़ा सकें। तो x - y का वैल्यू 1 आ गया और x + y का वैल्यू जो आ गया
3 आ गया था। अब इसको आप हल कर लेंगे ये दोनों समीकरण को। तो देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब तो समझ रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको हल कीजिए चाहे नहीं कीजिए, वो भी इसका हल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए x माइनस वाई का वैल्यू 1 दे रखा है, यहाँ 1 रखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 5 रहते हैं, यहाँ 5 रख दिए, प्लस इसका वैल्यू जो दी है 2 दे दिया है, तो इसका हम 2 रख देंगे। कहाँ हल करने की जरूरत है? 5 2 7, यानी कि 7 एकम 7। 7 जो है आपका ऑप्शन नंबर कहाँ देखेंगे? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कितने जल्दी आंसर आ गया, ये निकाल दी तो कितना जल्दी आंसर आ गया। और जो आप निकालते हैं x माइनस वाई का वैल्यू, तो क्या फायदा है? फिर x का यहाँ मान रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, फिर x का स्क्वायर करता है, फिर y का, ये करने की जरूरत नहीं है। ये निकाल दिए तो इसका वैल्यू x प्लस वाई, x स्क्वायर प्लस वाई इसका वैल्यू यहाँ आ गया, और x इंटू वाई का वैल्यू पहले से दे रखा है, और जो है कि x माइनस वाई का वैल्यू निकलने आंसर आ गया। इस तरीके से माइंड को थोड़ा ये करना पड़ता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना पड़ता है कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या लाएँ, उसी में देर करना नहीं है दोस्तों। बात को समझेंगे। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो आपका प्रश्न है चतुर्भुज से प्रश्न है। यह प्रश्न जो है आपका बार बार एसएससी के एग्जाम में जाता है, और रेलवे का ये तो प्रश्न ही है जो कि पिछला बार पूछा गया है। ग्रुप डी का प्रश्न मिलेगा आपको, एनटीपीसी का प्रश्न मिलेगा, जो भी रेलवे में प्रश्न हुआ है, परीक्षा हुआ है, उस सब का मिलेगा। यह जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन 3250 प्लस यानी कि 3250 से अधिक प्रश्न का यह जो सेटों का संग्रह है जो पूछा गया है पिछले साल का, रिसेंट क्वेश्चन है 2022 का। इसके बाद में तो कोई एग्जाम हुआ नहीं 2023 में। 2023 में तो आपका वैकेंसी LP और टेक्नीशियन पे जारी होगा, उसमें और भी चीज़ पोस्ट रहेंगे। तो प्रश्न जो आपका है दोस्तों कि किसी चतुर्भुज के माप 69 डिग्री, 110 डिग्री और 75 डिग्री है, तो चौथे कोनों को माने क्या? देखिए हम चित्र से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मेरा मोटिव रहता है जो भी विद्यार्थी मेरे द्वारा पढ़ाई कर रहा है एकदम वो सीखे, हर हाल में सीखे। ये एंगल हो गया, ये भी एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल। मान लीजिए कि ये पहले का एंगल, ये दूसरे का एंगल, ये तीसरे का एंगल और ये चौथे का एंगल। ये जो है 69 डिग्री दे रखा है, और दूसरे का जो है कि 110 और 75, 100 हो गया 10 और ये हो गया 75, और यह जो हो गया आपका निकालना है, चौथा निकालना है। ये सिर्फ इमेजिंग करने के लिए दिए हैं, ये एक रेट नापे नहीं है, ये आपको समझाने के लिए दिए हैं कि पहले का एंगल मान लीजिए है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथा निकालना है। तो चतुर्भुज के लिख लीजिएगा कहीं पे, चतुर्भुज के चारे कोनों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 360 डिग्री। ठीक है। तो कोण ए का जो वैल्यू है मान लीजिए जोड़ते चलिए 69, और जो बी का वैल्यू 110, और जो सी का वैल्यू 75, और जो कोण डी यानी कि चौथा बराबर 360। ठीक है। इसको जोड़िए 9 और 5 14, हासिल 6 और 1 7 और 7 14 और 1 15, हासिल 1 यानी 254 डिग्री आ गया। जो कोण सी यानी कोण डी यानी चौथा और 360 डिग्री। तो कोण डी का जो वैल्यू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 254। तो इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 5 में से 5 गया 0 1, 106 डिग्री के ऑप्शन में देखेंगे तो 106 डिग्री के ऑप्शन बी में दे रखा है। आपको मैं समझा देता हूँ। चार भुजाओं का या कोनों का जो है कि योग 360 डिग्री हुआ है, तीनों का वैल्यू दे दिया, तो चौथा अपने घटा पता कर लेंगे, तीनों को जोड़ के और 360 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा चौथा। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है। चलिए दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे ताकि आपको सेट बनाएंगे जो नए विद्यार्थी हैं, अगर जो भूल जाएंगे तो ये देख लेंगे कि सर क्या लिख रहे थे, आप इसे सही कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न जो आपका है यह जो है बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, जो कि बनाने वाला प्रश्न है, और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। 53 रुपया है। ठीक है। 53 रुपये ए बी और सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 अधिक मिलते हैं। तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा? बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, जो कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। आपका बेटा बेटी या फिर जो भी होंगे तो उनको भी आप पढ़ा सकेंगे। उनके कोई टीचर था जो कि हमको इस तरीके से बताए थे, और ये बच्चे मैं याद रखा हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं इस सवाल को बताऊँगा दोस्तों। सबसे पहले बात है कि ए को बी से 7 अधिक मिलता है और
बी को सी से 8 अधिक मिल गया है, तो मान लीजिए कि सी का जो हिस्सा है वो 100 रुपया है। रुपये छोड़ दीजिए, ऐसे ही दिमाग में सेट कीजिए, आपको जल्दी बनाना है। रुपये कहाँ लिखेंगे, एक्स जो है सी का जो हिस्सा है वो 100 रुपया है, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, कह रहा है कि बी को सी से 8 अधिक मिलते हैं, तो बी को सी से इसी है 1 से 8 अधिक मिलते हैं, तो 160 हो गया। और ए का जो मिलता है, कह रहा है प्रश्न जो है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि ए को बी से 7 अधिक मिलते हैं, तो ए को बी से 7 अधिक, तो ये बी पहले लिख लेंगे, ए का 7 अधिक मिलता है, यानी कि सी को x और बी को x प्लस 8 और सी को जो है x प्लस 15 मिलता है। ठीक है, और प्रश्न अनुसार करेंगे, प्रश्न अनुसार करेंगे और तीनों को जोड़ लेंगे, यानी कि x प्लस 15 ये a का वैल्यू और ये x प्लस 8 ये b का वैल्यू और c का वैल्यू x बराबर जो है 53 रुपया है। एक 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 3 x हो जाएगा और 15 8 23 हो जाएगा बराबर 53, तो 3x बराबर 53, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 23 हो जाएगा, ये 23 जो है इधर माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर 30 हो जाएगा, 53 में से 30 हो जाएगा, तो 3 दहिया 30, तो x का वैल्यू जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पे सबका वैल्यू रखते चलिए, तो x का वैल्यू 10 है, तो 10 और 5 10 और 15 25, 10 और 8 18 और यह 10 से 10 रहेगा। तो आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c से, तो अनुपात में हाँ अनुपात में दिया है, तो a का वैल्यू 25, b का वैल्यू 18 और c का जो वैल्यू है दोस्तों वो आपका है 10 है, तो 25 18 10 आप ऑप्शन में देखेंगे, तो 25 और 18 10 जो है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। इस बात को समझेंगे, पता है कितना सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, जो अपनी भाई और बहन जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं रेलवे, क्योंकि उनकी गरीबी दूर करना चाहते हैं। देखिए गरीब का सिर्फ यही एक उपाय है कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है और पढ़ के किसी तरीके से आपको कहीं भी सेटल हो जाता है। बात को समझना होगा, मैं कहाँ कितने दूर मैं बात बोल दिया, इस बात को समझना। तो मेरा भी एक काम कीजिएगा, आप लोग इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा भी फीलिंग को समझेंगे, दोस्तों भाई बहन के पास शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंचाने का आप लोग मोटिव रखेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि पीसीएस के द्वारा ही पूछा गया है। चलिए दोस्तों अब प्रश्न पे देते हैं, प्रश्न का डिस्प्ले पर है, इस प्रश्न को हल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे हल कर सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले ही प्रश्न में इस प्रश्न को हल किया हूँ। प्रश्न यदि चतुर्भुज इक्विलैटरल जो है कि कोणों का अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 में, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। देखिए तो चतुर्भुज जो है आपका इस तरीके से है और ये सब का अनुपात दे रखा है ए बी सी और डी। इसमें चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं बता दिया हूँ। तो सबसे बड़ी बात है आप लिख लेंगे कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी, बस इतना लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। और जो है ये इसका अनुपात लिख लेंगे, अनुपात जो है 3 5 9 13, 3 5 9 13 है, इस बात को समझेंगे, है कि नहीं। चलिए इसको हम समझाते हैं। यह जो है चतुर्भुज के चारों भुजा का, फिर से लिख देते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। यह अनुपात में इसको जोड़ देंगे, 3x जोड़ 5x जोड़ 9x जोड़ 13x बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 5 से 3 8 और 8 हम कितना हो जाएगा और 17 17 3 20 और 10 30, यानी कि सब कोई जोड़ेंगे ना 30x हो जाएगा बराबर 360 डिग्री। 0 से 0 कट जाएगा और 3 से 12 3 36, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 12 डिग्री है। इसमें आप अब सब जगह x का मान भर दीजिए, तो 12 3 36, 12 5 60, 12 9 108 और 12 में 13 से गुना करेंगे तो 12 और गुने 13, 3 दोनों की 6 और 3 2 5 156, यानी कि 30 60 108 और 156 36, सॉरी दोस्तों, यानी कि सबसे बड़ा कौन ज्ञात करना है। सबसे बड़ा में देखिए तो कौन है 156 है, तो सबसे बड़ा जो है आपका 156 डिग्री ऑप्शन में खोजेंगे, तो 156 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस बात को समझेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट जो प्रश्न जो है आपका सिंप्लीफिकेशन का है, इससे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, इसे आप याद रखेंगे। यह प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए डायरेक्ट स्टूडेंट, यह जो प्रश्न है देखने में बहुत आसान है, आसान रहता भी है, लेकिन ज़बरदस्ती और जल्दी करने के चक्कर में माइनस प्लस विद्यार्थी भूल जाता है। यकीन नहीं मानते हैं तो आप क्लास को रोक दीजिए और क्वेश्चन को उतर के बनाइए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, उसमें से लगभग जो 50% अधिक विद्यार्थी गलती कर देंगे, ये सही बात है। आप क्लास को रोकिए, आंसर में लीजिए, नहीं होगा आपका, बाद में देख लीजिएगा कि आंसर क्या सही था। तो देखिए प्रश्न जो है -7m लिख लेंगे, हम भी लिख लेंगे। चलिए -7m है, फिर माइनस है, उसके बाद में ब्रैकेट है बड़का 3n है, ठीक है, और माइनस जो है 8m है, ठीक है, और माइनस जो है 4n माइनस 10 है, 4n माइनस 10m है, 10 यहाँ m है, 10m है, सही सवाल है। सवाल को मिला लेंगे, -7m माइनस 3n माइनस 8m माइनस 4n, बिल्कुल सही है। चलिए और दाम आसानी से करते चलेंगे। 7m माइनस, इसको कुछ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना तो फिर आपको नाक गाँव से लगेगा। चलिए इसको माइनस से गुना कर दीजिए, 4n और माइनस प्लस हो जाएगा, 10m हो जाएगा। अब छोटी पोस्ट खत्म हो गया अपने आप। अब देखिए इसको किस तरीके से हल करते चला जाता है। इसको आप कुछ नहीं करेंगे, -7m 3n माइनस, देखिए 10m और 8m, ये m और m जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 18m हो जाएगा, और -4n, और क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। बात को समझेंगे, फिर क्या होगा, -7m, ये 3n हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 18m, और माइनस प्लस हो जाएगा 4n, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि मौजूदा कोष्ठ भी यहाँ खत्म हो गया। चलिए आगे हो जाएगा 7m माइनस, ये कितना हो जाएगा 3 और 4 7 हो जाएगा, 7n माइनस 18m, ठीक है। चलिए 7m माइनस 7n माइनस प्लस 18m हो जाएगा। बात को समझेंगे। अब क्या होगा कि 18 में से 7 जाएगा तो 11m हो जाएगा, 11m, और माइनस भी हो जाएगा 7n हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 11m माइनस 7n, 11m माइनस 7n ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। तो चलिए आप लोग बताएंगे कि प्रश्न आपको किस तरीके से लगा है और कैसा लगा है, फीडबैक दीजिएगा। उसके बाद में हम लॉन्ग वीडियो लेकर आएंगे, यानी कि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सेट 25 प्रश्न का, 30 प्रश्न का, 35 प्रश्न का। देखिए रेलवे ग्रुप डी में मिनिमम आपका है कि मैथ 25 प्रश्न पूछेगा। NTPC, TTC, TCA जो होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, TTE होता है, इन चीज़ों का प्रीलिम्स PT जो एग्जाम होगा उसमें आपका 30 प्रश्न मैथ का रहेगा, और 30 रीजनिंग का, और 40 जीके जीएस रहेगा। RPF या NTPC मेंस के एग्जाम देते हैं तो 35 प्रश्न आपका मैथ का रहेगा। तो आप लोग फीडबैक जरूर देंगे कि आपको क्लास कैसा लगा है। और एक चीज़ बात है, अगर जो क्लास अच्छा लगा है तो जरूर क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत चला जाए और आप तुरंत पढ़ाई करें, मिस ना करें क्लास को। तो अब हम अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।